भूमि अधिग्रहण से लेकर आखिरी ईंट तक की पूरी कहानी। जेवर एयरपोर्ट के पीछे किसने संभाली कमान? ISBN सिंह ने खोले बड़े राज। योगी ने किसानों को कैसे दिया हक? मुआवजे पर क्या किया बड़ा फैसला? अब सामने आई अंदर की पूरी कहानी। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की असली कहानी, कैसे बदला नोएडा का भविष्य, जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी इस खास बातचीत में। नमस्कार, स्वागत है आपका नाव उत्तर प्रदेश में। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और अब से कुछ साल पहले सिर्फ 2 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश से संचालित हुआ करते थे, मगर अब इनकी संख्या 16 के करीब पहुंच गई है, जिसमें 10 से ज्यादा संचालित भी हैं। मगर अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अब उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और आज जो हमारे खास मेहमान हैं वो बीएन सिंह सर हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के भूमि अधिग्रहण से लेकर के तमाम जो भी डीपीआर से लेकर के किसानों से कैसे बातचीत करके उनकी समस्याओं से कैसे निजात पाए, वो सभी कहानियां यानी कि जो इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट की इनसाइड स्टोरी है वो जानेंगे, क्योंकि ये सपना 2 दशकों से देखा जा रहा था। मायावती सरकार से लेकर के योगी आदित्यनाथ या हम कहें केंद्र की डबल इंजन की सरकार में ये संभव हो पाया है और नियमों को भी ताक पर रखा गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नियमों का भी एक मानक होता है, उसको भी इस पर ताक पर रखा गया है। सब कुछ जानेंगे, इसके क्या लाभ हैं, रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे, निवेश का क्या होगी स्थिति, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत होगा और लॉजिस्टिक सपोर्ट और सिक्योरिटी के लिहाज से क्या कुछ इस एयरपोर्ट में होने वाला है। सब कुछ जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ना उत्तर प्रदेश में। नमस्कार सर। धन्यवाद अभिषेक जी, नमस्कार। सर, ये बहुत बड़ी सौगात है, हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश के वासियों को। अब जब ये उद्घाटन के लिए ये एयरपोर्ट तैयार है, लेकिन हमने देखा कि आप मैराथन मीटिंग लिया करते थे, आप गौतम बुद्ध नगर के डीएम हुआ करते थे उस टाइम पर, तो उस पीरियड में जो शुरुआती दौर था वो आप ही ने देखा है। कुछ बताएं, क्या चुनौतियां आप लोगों ने देखी और आज ये सपना जो है वो पूरा हो गया है? जी अभिषेक जी, धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से जहां तक चुनौतियों की बात थी, ये व्यक्तिगत स्तर पे भी थी और कलेक्टिव स्तर पे भी थी और ज्यूरिसडिक्शन एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थी। व्यक्तिगत स्तर इसलिए मैं कह रहा था कि मैं बागपत में कभी जो है 97 में एसडीएम हुआ करता था, उसके बाद कभी मैंने रेवेन्यू का कोई पोस्ट नहीं लिया था और दिल्ली में काम करता रहा एमसीडी, डीडी, एनडीएमसी और भारत सरकार वगैरह में। तो इसलिए जो है कभी रेवेन्यू में रहा नहीं। तो लैंड एक्विजिशन रेवेन्यू सब्जेक्ट है, अब उसको कैसे लिया जाए ये इंपॉर्टेंट है। तो 2017 में जब कलेक्टर बना तो ऑनरेबल सीएम साहब ने मुझसे कहा कि इस काम को कराना है, तो उसमें काफी डिटेल में गया। लेकिन बेसिक काम ये है कि देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा और उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दैट वाज फर्स्ट पॉइंट। तो वो पार्ट किया गया। सेकंड चैलेंज ये था कि एनसीआर एक बड़ा सेंसिटिव इलाका है लैंड एक्विजिशन के लिए। आप देख लें गौतम बुद्ध नगर, पूरा गौतम बुद्ध नगर ही लैंड एक्विजिशन बेस्ड है। तो फार्मर्स जो है जिन्होंने अपनी जमीन दी, उनको लॉफुली उनको सारे उनके ग्रीवांसेस रिजॉल्व हों, उनको उनका ड्यू मिले, ये एक अपने आप में और प्रॉपर तरीके से मिले, इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट फेयर तरीके से, ये अपने आप में चैलेंज है। क्योंकि एनसीआर में खासकर आपको याद होगा 2013 का जब एक्ट बना, उससे पहले जब आप लोग सर जमीन पर जाते थे तो किसान आपसे क्या कहते थे? क्या सरकार हमें जमीन में लेगी, हमें पैसा नहीं देगी? पहले अभिषेक जी 2013 के एक्ट के पहले भट्टा पारसोल उसी जेवर इलाके में उसी जगह है, उस बहुत बड़ी घटना हुई थी। तो फार्मर्स जो है उस इलाके के बहुत ही अवेयर हैं। तो निश्चित रूप से जब जाते थे तो कानून के हिसाब से उनको ड्यू मिले उसके बारे में वो अपनी बात रखते थे। और यहाँ मामला इसलिए फंस गया था कि शुरू में 6 गांव थे, उसमें से 4 गांव थे। तो बीच प्रोसेस में ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 3 के तहत इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर हो गया, तो अर्बन हो गया। तो अर्बन होने के कारण से 4 गुने का वो घट के 2 गुना हो गया, तो 3600 का 1800 हो गया। अब फार्मर्स वहां बड़े चिंतित और बहुत ही दुखी थे। तो इसमें सेक्शन 3 के तहत एक कंसेंट लेना पड़ता है। अगर पीपीपी प्रोजेक्ट है तो 70% कंसेंट होना चाहिए। तो करीब 7-8 हजार फार्मर्स में केवल 4 लोगों ने, जब हमने कंसेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया तो 4 लोगों ने कंसेंट दिया बस। तो प्रोजेक्ट जो है बड़ी दिक्कत में आया। तो ऑनरेबल सीएम साहब को जब बताया तो 500 रुपया उन्होंने फिर बढ़ाया, तो जो 1800 की जगह फिर 2300 रुपए कंपेंसेशन पर स्क्वायर मीटर की बात हुई। तो फार्मर्स उसमें उनको कन्विंस करना पड़ा, तो गांव गांव जाना पड़ा और उनको जब प्रश्न पूछते थे तो उनको बताना पड़ा
और लेकिन एक बात है कि यहाँ के फार्मर्स बड़े सेंसिटिव और कन्विंस करने पे तत्काल अंडरस्टैंड करते हैं और सोशो जी। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को इजीली समझते हैं। तो जब उनसे अच्छी कहा बात। गया कि भाई आपके इलाके में 700 रुपए हुँ, 800 रुपए पर स्क्वायर मीटर था, अब आपको 2300 मिल रहा है, और ये एक हुँ, सबसे बड़ा कारण होगा कि भविष्य में इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, डाइवर्सिफिकेशन हुँ, होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, हुँ, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, और आपका उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लाभ होगा। तो निश्चित रूप से हुँ। फिर फार्मर्स से अपनी कंसेंट दी, और फिर उसके बाद मैंने देखा कि 95% फार्मर्स ने अपनी कंसेंट दे दी, और हिंदुस्तान में ये फास्टेस्ट लैंड एक्विजिशन हुआ है फर्स्ट फेज का, 2 साल बिल्कुल, में इसके कंप्लीट। लिए आपका एडमिनिस्ट्रेशन की भी तारीफ़ उस टाइम पर काफ़ी हुई है कि आपकी बदौलत जिस तरह से मध्यस्थता और तमाम चीज़ें आपने की। आपने कहा रेवेन्यू का आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं था बावजूद उसके। टोटल कितनी लैंड एक्वायर्ड की गई थी? इसमें कितना बड़ा ये पूरा क्षेत्र है, इसके बारे में आप बता पाएँ? अभिषेक जी, फर्स्ट फेज 3 फेजेस हुए हैं इसके लिए। जो फर्स्ट फेज मैंने देखा था उसमें 1334 हेक्टेयर जमीन ली गई थी, जिसमें हुँ। 1240 हेक्टेयर करीब जमीन जो है किसानों से ली गई, और बाकी जो है ग्राम सभा की जमीन थी। उस दौरान बोली भी लगाई गई जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी ऑपरेट करती है। इसके अलावा अडानी ग्रुप का भी है या फिर ये ज़्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन सब की क्या इसमें पार्टिसिपेशन है, क्या भूमिका है, आप बताएँ? देखिए, दो पार्ट समझिए। एक हुँ, होता है एक्वायरिंग बॉडी। एक्वायरिंग हुँ, बॉडी जमीन चाहता है तो कलेक्टर के पास एज पर लॉ जाता है, कहता है कि हमारे लिए जमीन एक्वायर कर ली जाए। तो हुँ, 2013 के एक्ट के तहत जमीन कलेक्टर एक्वायर करता है, और एक्वायर करके कलेक्टर उसको वापस एक्वायरिंग बॉडी को हैंडओवर कर देता है। तो हुँ, कलेक्टर के रूप में मेरा रोल केवल इतना था कि मैं जमीन को एक्वायर करूं, हैंडओवर जी, करूं, और उसके साथ साथ फिर रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन, इसका एक अलग अवार्ड होता है जो कि 2013 के एक्ट के बाद जुड़ गया, वो भी कलेक्टर देखता है। बाकी हुँ, प्रोजेक्ट को बनाना, कंसीव करना, जमीन एक बार हैंडओवर हो गई यमुना अथॉरिटी को, तो प्रोजेक्ट को कंसीव करना, उसके टेंडर को आगे ले जाना, उसमें हुँ, अवार्ड करना, उसको मॉनिटर हुँ। करना, ये जो है एक्वायरिंग बॉडी या यमुना अथॉरिटी का काम था और स्टेट गवर्नमेंट का काम था। लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं सर, आप गौतम बुद्ध के ज़िलाधिकारी भी रहे हैं, आप उस एरिया को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो किस तरह से इंडस्ट्रियल हब के रूप में भी तब्दील हो रहा है। डेवलपमेंट, रोजगार और कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, उसमें क्या फ़ायदा हो सकता है इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद? जी। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको ये संज्ञानित करना चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों को, कि गौतम बुद्ध नगर का एरिया लगभग उतना ही है जितना दिल्ली का है। ये करीब हुँ, 1340 स्क्वायर किलोमीटर का है, और इस एरिया में प्राइमरली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये बाय डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है। जेवर हुँ, यमुना अथॉरिटी के पास है, और जो हुँ, उसका जुरिसडिक्शन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट में, तो वो इलाका जो है अभी कम डेवलप हुआ है या नहीं डेवलप हुँ, हुआ है। एयरपोर्ट हुँ, के आने के बाद एक कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास हुँ, का एक जो है, एक समरूपता जो है पूरे जिले में आएगी, और उसका प्रभाव बिल्कुल। स्थानीय क्षेत्र में क्या, आगरा तक जाएगा, क्योंकि हुँ, एक्सप्रेसवे बना हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जेवर एयरपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो उस सेंस में चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल गुड्स जनरेट होंगे, सर्विसेज आएंगी, तो उनका इजीली ट्रांसपोर्टेशन विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड हो जाए, तो इसके लिए जेवर जो है एक बहुत ही कन्वीनियंट प्लेस होगा, बहुत ही प्रोग्रेसिव प्लेस होगा, और उस दिशा में जेवर बढ़ रहा है। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट की दृष्टि से भी देखा जाए तो वहाँ भी ज़मीनों के भाव भी बढ़ रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी आप कह रहे हैं जनरेट होगा। लेकिन ये बताइए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पर जो बोझ था वो अपनी अधिकतम क्षमता पर एक तरह से काम कर रहा था। तो उस पर कितना अब फ़र्क देखने को मिलेगा? वहाँ फुटफॉल पैसेंजर्स की कम होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सालाना करीब 1 करोड़ यात्रियों की आने का अनुमान है। देखिए, अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहेंगी, और किसी एरिया को डेवलप करने में समय लगता है, और कॉन्शियस जो है स्टेप्स लेने पड़ते हैं। हुँ, अब ये निश्चित रूप से इसका पोटेंशियल बहुत अधिक है, लेकिन हुँ, हाल के अन्य प्रदेश के अन्य जगहों पे भी, जैसे गाजियाबाद में है, मेरठ में है हिंडन, फिर उसके बाद मेरठ में है, फिर उसके बाद आगरा में है, दिल्ली में है एयरपोर्ट, बहुत स्टैब्लिश एयरपोर्ट है। तो इसमें बहुत से परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस होंगे, इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन जेवर का पोटेंशियल
इस इलाके के डेवलपमेंट और रियल एस्टेट के कारण से एक चीज और हो गई। अब आप ये देखिए कि गौतम बुद्ध नगर पहले इंडस्ट्रियल एरिया था, अब दिल्ली और आसपास के लोग रेजिडेंशियल प्लेसेस के लिए भी जा रहे हैं। तो आपको देखेंगे कि बहुत से लोग रहना शुरू कर दिए। दिल्ली में पहले इंडस्ट्रीज थी, अब इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो रही हैं, तो एनसीआर इलाके में जा रही हैं। और जेवर के बिल्कुल। कारण से भी बहुत से लोग जो है आएंगे जाएंगे, तो निश्चित रूप से पैसेंजर्स और गुड्स का आना जाना कन्वीनियंट और बेटर रहेगा, और देन देयर बी अनदर ऑप्शन एज वेल। तो एक अच्छा जो है गवर्नमेंट की लार्जर लेवल पे पॉलिसी रहेगी कि कैसे उसको गवर्नमेंट मैनेज करेगी, क्या पॉलिसी बनाएगी। निश्चित रूप से जेवर का पोटेंशियल बहुत अधिक है। बिल्कुल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो लखनऊ, बनारस, कुशीनगर और अयोध्या के बाद हम कह सकते हैं जेवर, और ये तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला। बता रहे हैं कि मुंबई से करीब 3 गुना बड़ा होगा ये, और बड़ा है, और दिल्ली से 2.5 गुना, दिल्ली से जो एयरपोर्ट है उससे 2.5 गुना ये साइज में बड़ा होगा। तो एक लार्जर कैपेसिटी के साथ ये बनाया जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे हवाई जहाज रिपेयर भी होगा, कार्गो सुविधा भी, और यात्रियों का भी आवागमन रहेगा। लेकिन जब आवागमन की बात आती है तो सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर किस तरह के इंतजामात किए गए होंगे? देखिए अगेन जो है, मैं इससे टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हूं, तो मैं आपको ये पक्ष आज के दिन में नहीं बता सकता। लेकिन निश्चित रूप से उस इलाके को डेवलप करने में, वहां के ट्रांसपोर्टेशन और उसमें लोगों की सुरक्षा के लिए, अभी चूंकि इलाका डेवलप नहीं हुआ है तो थोड़ा समय लगेगा, इसकी आवश्यकता होगी। लोग वहां अभी रहना शुरू नहीं किए हैं, उसकी आवश्यकता होगी। लेकिन एक चीज जरूर देखना पड़ेगा कि एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो फास्टर होगा, लेकिन इसके साथ साथ ग्रीन कवर भी लगातार रखना पड़ेगा, क्योंकि इस जिले में ग्रीन कवर एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ओनली 1.58% ऑफ द टोटल एरिया है। तो उन सब रीजंस को भी देखना पड़ेगा। नॉर्मली इट शुड बी मोर देन 30%, पूरे यूपी में 6.5% के लगभग है। लेकिन यहाँ पे चूंकि बहुत अधिक लोग आएंगे, तो निश्चित रूप से जब कंक्रीट का एरिया डेवलप होगा तो नीचे वाटर पर्कुलेशन कम होगा, पानी में पोल्यूशन बढ़ सकता है, हवा में पोल्यूशन बढ़ सकता है। इसलिए मैं जानबूझ के इस शब्द को आपके, चूंकि आपने मुझे मौका दिया है, कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट में इस पार्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। जेवर की पोटेंशियलिटी बहुत अधिक है, और निश्चित रूप से जैसा आपने पहले भी कहा, इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल दोनों होगा, इंस्टीट्यूशनल भी होगा, और लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, और ये डिपेंड करेगा कितने फास्ट इसको एक्सपेडाइट कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल, अभी देखिए सर, ये भी आपके कॉन्टेस्ट से अलग ही सवाल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन युद्ध का दौर चल रहा है, और हमने देखा कि भाई गाजियाबाद से भी हिंडन से उड़ जाता है कभी जहाज इंडियन एयरफोर्स का, कभी पठानकोट से उड़ जाता है। अब तो एक और तैयार होगा, हमें लगता है कि फाइटर प्लेन के लिए भी रनवे ये पूरी तरह से परफेक्ट होगा। देखिए, किसी भी डेवलप्ड नेशन में, या नेशन जो डेवलप्ड हो रहा हो बहुत फास्टर स्पीड से, उसमें जैसे जैसे सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वैसे वैसे पैटर्न ऑफ ट्रांजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन बदलता रहता है। और निश्चित रूप से फिर लोगों के पास समय कम होता है, लोग एक्सपेंडिचर बियर कर सकते हैं, और प्लेन से जाना अब एक नॉर्मल फीचर सा बन गया है, और आगे और बनेगा, व्यापकता इसकी बढ़ेगी। इसलिए मैं मानता हूं कि चूंकि अपने यहाँ वी आर वेरी पॉपुलेटेड, और ऐसे में लोगों का अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए एयरपोर्ट्स का आना जो है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि अधिक से अधिक एयरपोर्ट्स लाएं और लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, और रिजनेबल रेट पे एक कंपटीशन भी होगा आपस में एयरपोर्ट्स का और प्राइसेस का, एयरलाइंस का, तो रिजनेबल रेट पे लोगों को मिलेगा, एंड पीपल रीच टाइमली और अपने काम दिल्ली को और अच्छी तरह दिल्ली से के ट्रैफिक को भी थोड़ी राहत मिलेगी। नोएडा के सारे पैसेंजर्स जो भी हवाई यात्रा करते हैं फ्रिक्वेंटली, उनको दिल्ली बार बार जाना पड़ता है, वो एक दिक्कत का सबब रहा करता था। नोएडा से तो जेवर 50 किलोमीटर के लगभग है, ग्रेटर नोएडा से करीब 25 किलोमीटर के लगभग होगा। और ग्रेटर नोएडा लेकिन वाले निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आगरा से लेके, उस पूरे इलाके से लेके, बुंदेलखंड से लेके, उन सब इलाकों के लिए जेवर एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा पोटेंशियल एरिया है, बहुत अच्छा इलाका होगा। तो ये एयरपोर्ट जो है बहुत अच्छा होगा निश्चित रूप से, और इंडस्ट्रीज बहुत फास्टर डेवलप करेंगी, तो उनका आपस में लिंकेज और वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, तो उनका सबका एक ताना बाना बन जाएगा,
और जिसके कारण बिल्कुल से निश्चित रूप से क्षेत्र को फायदा होगा। सर, इसका राजनीतिकरण भी काफी हुआ है। हम देख रहे हैं कि मायावती के टाइम से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की बात कही जा रही थी, सपना देखा जा रहा था। और आप वाले जो टेन्योर था उसमें बता आए आप, किसानों की हाँ, समस्या देखा आपने, उसके देखिए अलावा? देखिए उसमें यह था कि टोटल फ्रीडम गवर्नमेंट ने दी, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, पेरिफेरल एक्सप्रेस वे 14 साल से रुका हुआ था, 39 गांव के कारण से मुआवजे का इशू था। तो एक बार ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का सुबह सुबह फोन आया, गडकरी साहब का, कि डीएम साहब इसको हल कराइए। तो मैंने कहा साहब ठीक है, लेकिन क्या हम उनका मुआवजा बढ़ा सकते हैं? उन्होंने कहा आपके दिमाग में कोई प्लान है? मैंने कहा हाँ, यदि उन्होंने लास्ट टाइम जब संतुष्ट थे, मैं उनसे कहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व इसमें जो है सेविंग अकाउंट में अगर अपना पैसा रखे होते तो जितना उनको इंटरेस्ट मिलता उतना बढ़ के मैं मुआवजा बढ़ा दूंगा। तो उन्होंने कहा इंटरेस्टिंग आइडिया, टॉक टू देम। तो मैंने उनसे बात की, किसानों को बुलाया, उन्होंने कहा 7 दिन बाद बताएंगे। हमारे ऑफिस के लोगों ने कहा साहब ऐसा कभी मुआवजा बढ़ा ही नहीं। मैंने कहा नहीं, दिस इज वेरी फेयर और हम बढ़ा देंगे। तो आर्बिट्रेटर के रूप में हमने बढ़ा दिया, एनएचआई ने एक्सेप्ट कर लिया, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने एक्सेप्ट किया, और जो 14 साल से जो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बंद था, वो 48 या 42 किलोमीटर जो है नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में बन गया। बाकी 130 से 35 किलोमीटर और बन गया और पूरा पेरिफेरल एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो गया। तो दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, डीएफसीसी डीएमआईसी के प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया। हमने जो भी इनिशिएटिव लिया उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट किया और दोनों प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। तो मैंने देखा कि जितने भी ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड इश्यूज थे हमारे समय में, गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया और वो आगे बढ़े। तो मैं इतना ही कमेंट करूंगा केवल। नहीं, स्पेसिफिकली और अगर आप बताना चाहें ये जेवर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट से जुड़ा कैसे, और क्या चुनौतियां देखी आप लोगों ने, फिर कैसे क्या किया किसानों की समस्या के बाद? ये सभी प्रोजेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यमुना देखिए एक्सप्रेस पे रिफरल? एक चीज और है कि दो तरह से तरीके होते हैं। एक तो पहले हमारा ब्यूरोक्रेटिक कॉन्सेप्ट रहता था फ्यूडल, कि थोड़ा सा दबाव बना के ले लिया जाए जमीन। अब किसान बहुत ही अवेयर हो गए हैं, तो अगर प्रोजेक्ट्स को फास्टर ले जाना है तो वन हैज टू बी फेयर, ट्रांसपेरेंट। फिर किसान के सामने चुनौती ये होनी चाहिए कि कोई चुनौती नहीं होनी चाहिए, उसके पॉकेट में जितनी जमीन आपने एक्वायर की, उसके पॉकेट में, उसके अकाउंट में उतना पैसा बिना किसी उसके दिक्कत के पहुंच जाए। जैसे जेवर के फर्स्ट फेज में हम लोगों ने किसान की फाइल बनवाने के लिए गवर्नमेंट कॉस्ट पे उसके गांव में ही ऑफिस खोलिए, फोटोकॉपी भी कराते थे, वकील से लिखवाते भी थे, और सारा बियर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, कॉस्ट। तो आपको अगर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है तो आपको एक तो प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा, और ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, और फास्टर फैसिलिटेट करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा सारा का सारा पैसा डेडलाइन भी निर्धारित की जाती रही होगी, डेडलाइन भी निर्धारित की जाती रही होगी। बिल्कुल। दूसरा, लेकिन अभिषेक जी मैं एक चीज और कहूं, लॉ जो है पहले 1894 का एक्ट था, केवल लैंड ली जाती थी, लेकिन उसके बाद 2013 के एक्ट में और थोड़ा सा प्रो फार्मर्स हो गया, या प्रो जिनकी जमीन जाती उनका हो गया। तो लॉ को कंप्लीट सेंस में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो उनको बेनिफिट्स हैं वो सारे सेंसेस में आने चाहिए, जिससे कि वो संतुष्ट हो जाए। क्योंकि बिल्कुल विकास भी हो और किसानों का भी विकास हो। किसानों की अगर जमीन सरकार लेती है तो उसको पूरी तरह से ड्यू मिलना चाहिए, जो मुआवजा बनता है वो मिलना चाहिए, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। जी, मैं इस बात पे कहना चाहूंगा, और मेरा व्यक्तिगत मत है, लेकिन मत है, डेवलपमेंट जो है वो यूनिलीनियर नहीं होता, ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक का मतलब कि जितने कंपोनेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनसे अगर जमीन मान लीजिए ली गई, तो ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप रहे जिससे कि जब ट्रेन चले तो ट्रेन के लास्ट कोच में बैठे, लेकिन बैठे जरूर जिससे कि वो भी मूवमेंट में रहे डेवलपमेंट के। अगर डेवलपमेंट का मतलब कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और एक ट्रेन ले जा रही है जो जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, तो उसमें जिनकी जमीन गई है वो भी उसमें हिस्सेदारी करें और संतुष्ट रहें। मैंने कहा कि भले वो पहले कोच में ना बैठे, लास्ट के कोच में बैठे, लेकिन बैठे जरूर, तो डेवलपमेंट जो है लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग होगा। इसलिए मैटर ऑफ फेथ आखिरी बहुत पंक्ति में जरूरी जो है। खड़ा है, सरकार वहां तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचा सके, और इसके लिए आप जैसे अधिकारियों का भी होना सिस्टम में बेहद जरूरी है, जो कि पूरी तेजी के साथ हमने देखा था कि उस दौरान काम किया। और उसी की सौगात अब हम कहेंगे उत्तर प्रदेश वालों को, गौतम बुद्ध नगर वालों को
मिल रही है। जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा एयरपोर्ट बनाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के बदौलत संभव हो पाया है। और हम देखेंगे कि इससे दिल्ली एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का भार भी कम होता हुआ नजर आएगा। तो सर, अगर आप जाते आते अपने से कुछ कहना चाहें गौतम बुद्ध नगर वालों को, तो आप कहना चाहें इसकी सुविधा, आवागमन और सुरक्षा की दृष्टि से। अभिषेक जी, लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स तो जी। बेसिकली गांव के किसानों का इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, हम्म। बिल्डिंग बन गई लेकिन नींव में वही जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स जिन्होंने रात दिन काम किया, जाड़े में भी नीचे जमीन पे बैठ के काम किया, वो। तीसरा, गवर्नमेंट, और जिसने पूरे होल हार्टेडली लीडरशिप अपनी दिखाई। और चौथा, वहां की जनता जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके ऊपर विश्वास करके और अपना जो है सब कुछ उन्होंने आपको सपोर्ट किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कह रहा हूं। तो कोई भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके, और उसके बाद एक तरफा नहीं, डेमोक्रेटिक डिस्कशन जो हिगेलियन कॉन्सेप्ट होता है, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, तो आप उनकी बात सुने, आपने अपनी बात रखी, जो सही है वो करके आगे बढ़े, तो मैंने देखा कि प्रोग्रेस उसमें बहुत फास्टर होती है। आपने हमको मौका दिया। गौतम बुद्ध नगर की जनता के लिए ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, जो कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत स्टैब्लिश करेगा, और खासकर वहां के किसानों को उनको स्टैब्लिश होना है, उनके आगे के इंटरेस्ट भी सॉल्व होते रहे पॉजिटिव तरीके से उस डेवलपमेंट में। और क्योंकि किसान कम्युनिकेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, सिंपल है, लेकिन आपके ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो विश्वास उनका बना रहे। और दिस इज अ ग्रेट डेवलपमेंट एंड आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एज वेल। और आप लोगों का भी धन्यवाद देते हैं कि जो आप लोग लेवल ऑफ अवेयरनेस में इतना तेजी से किए कि लोगों का किस इशू सामने आएंगे और लोगों की चीजें सामने आगे बढ़ेंगी, क्षेत्र की प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, लेकिन जो जिस इच्छा शक्ति के साथ एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नमेंट हो, फार्मर हो या पूरी सोसाइटी, जैसा कि सर ने कहा, सभी स्टेक होल्डर का जो पार्टिसिपेशन था वो इस काम को बेहद तेजी के साथ करता हुआ नजर आया। और अब उद्घाटन हो गया है। अब क्या होंगी टिकट के दाम, इसके अलावा क्या कब से संचालन शुरू हो रहा है, कहाँ कहाँ की फ्लाइट्स यहाँ पर आएंगी, ये सभी बातें अब कुछ दिनों के बाद ही सामने आ सकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।